चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके, अपना तो अपना टॉपिक है हाउ द लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ। तो अपन देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। तो उससे पहले अपन को जानना पड़ेगा उसके शुरुआती दौर में जब ब्रह्मांड एक यूनिट हुआ करता था। ओके, जब ब्रह्मांड एक यूनिट तक समय के बाद वो क्या हुआ, उस एक्सप्लोजन हुआ, वो मतलब फट गया। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही फटा तो उस फटने के दौरान बहुत सारा मैटर क्या वो बिखरने लग गया, और वो आज की डेट में भी बिखर रहा है या फिर फैल रहा है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अपना जो ब्रह्मांड है वो एक्सपांड हो रहा है या फैल रहा है, जिसे बोलते हैं अपन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ओके, तो उस एक्सपांडिंग यूनिवर्स के अंदर अपन देखते हैं कि बहुत सारी जो गैलेक्सियाँ है वो फैल रही है। ओके, जिनमें से एक गैलेक्सी अपनी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, अपनी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे। अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपनी इस कहीं पर एक पॉइंट पर या फिर एक जगह पर अपनी क्या है, अर्थ है। ओके, जो आज अपन जिंदा है या अपन रहते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन जो हो रहा है, इस इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉस्मिक थ्योरी। ओके, ये कौन सी थ्योरी है, कॉस्मिक थ्योरी। और इस कॉस्मिक थ्योरी के दौरान अपन देख सकते हैं कि अपना अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो अब यहाँ पे जब ब्रह्मांड जब बना होगा तो शुरुआती दौर में लाखों ही साल पहले जो अपनी अर्थ है वो भी एक आग का गोला हुआ करती थी। ओके, वो भी एक आग का गोला थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो क्या उसका क्लाइमेट चेंज होता गया, और वो आज के डेट में अर्थ अपनी क्या है, मॉडर्न अर्थ है अपनी। ओके, तो यहाँ पर जब शुरुआती दौर में जब अर्थ हुआ करती थी आग का गोला, तो यहाँ पर क्लाइमेट पूरा का पूरा अलग हुआ करता था। ओके, मतलब पूरा का पूरा गैसेज वगैरह बहुत सारी खतरनाक गैसें थी, जिसकी वजह से लाइफ संभव नहीं थी यहाँ पे। समय बीतता गया तो वो गैसें चेंज होती गई। ओके, तो वो देखते हैं अपन कंडीशन क्या हुआ करती थी पहले के टाइम में। तो कैसे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर वो चेंज हुआ, कैसे मॉलिक्यूल बने, कैसे मैटर बने। ओके, तो जब अपन अर्थ के शुरुआती दौर की अगर बात करते हैं तो अर्थ के शुरुआती दौर में जो क्लाइमेट था, जो मौसम था या जो एटमॉस्फेयर था, उसके अंदर गैसें कौन कौन सी थी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हुआ करती थी। ठीक है, और उसके साथ में मीथेन गैस, अमोनिया गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स थी। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई, यही बनी है अपने मीथेन और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे उनके यूवी के साथ में रिएक्शन के साथ बने। ओके, तो ये अपना टॉपिक अभी नहीं है। तो अपना टॉपिक ये है कि शुरुआती दौर में जब अर्थ थी तो आग का गोला हुआ करती थी, तो उसके क्लाइमेट में बहुत सारा ऐसी गैसें थी जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ अभी संभव नहीं है। ओके, लेकिन धीरे धीरे टाइम बदलता गया तो ये जो टॉक्सिक गैसें थी, जहरीली गैसें थी, वो तो कम होती गई। ओके, लेकिन जो काम की गैसें थी अपनी ऑक्सीजन वगैरह वो बढ़ने लग गई। तो अपन बात का जब क्लाइमेट देखते हैं अर्थ के ऊपर, तो अपने को यहाँ पर बहुत सारी गैसेस मिलती है, जैसे कि O2 हो गई, अपने काम की गैसें ही। वाटर ड्रॉपलेट्स बढ़ने लग गए, नाइट्रोजन गैसेस उतनी की उतनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ पर CO2 गैस क्या हो गई, कम हो गई, जो ये टॉक्सिक थी। ओके, तो अब अपन आगे देखते हैं कि अर्थ के ऊपर अब यहाँ पर रहने के लिए लायक तो कंडीशन बन गई है, यहाँ पर अब जिंदा रहने के लिए कंडीशन है। ओके, तो उसी दौरान साथ में यहाँ पर ये लाइफ जो स्टार्ट हुई है, बायो ऑर्गेनिक थ्योरी में क्या बताते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो कैसे बने। ओके, तो मिलर एंड ओरे नए साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि शुरुआती दौर में जो अर्थ थी उसके जो गैसेस थे, ओके, उस गैसेस के अंदर जैसे कि कौन कौन सी गैसें अपने देखी थी, मीथेन देखी थी, अमोनिया देखी थी, द हाइड्रोजन एंड वाटर के ड्रॉपलेट्स। ये उस हाई टेम्परेचर पे क्या किया गया, उनको कंडेंस किया गया। ओके, हाई टेम्परेचर दिया गया, फिर उनको कंडेंस किया गया। जैसे ही देखा गया तो कंडेंस होने के बाद में यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड बने। ओके, एक थे सिंपल कंपाउंड और एक थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, जो सिंपल कंपाउंड थे उनके अंदर बना था अपना फॉर्मिक एसिड और यूरिया बने थे, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बना अपना ग्लाइसिन एंड एलानिन। ओके, तो ये ग्लाइसिन और एलानिन क्या है, ये एमिनो एसिड्स है। ओके, ये क्या है, एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, जिनकी वजह से अपनी बॉडी सर्वाइव करती है, उन प्रोटीन की ये यूनिट्स है। ओके, ये क्या है, यूनिट्स है, इकाई है उनकी। ओके, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जो शुरुआती दौर में जब लाइफ बनी है तो उसका जो एमिनो एसिड जब बने हैं तभी लाइफ संभव हो पाई। अभी अपन बोल सकते हैं
कि अर्थ के ऊपर लाइफ संभव है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैसे बनी है, यहीं से स्टार्ट हुई है अपनी लाइफ। तो लाइफ जब स्टार्ट हुई है तो उसके साथ में अपना मेन कंपोनेंट क्या था, डीएनए आरएनए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड ही है जो लाइफ को अपन को आगे बढ़ाने में हेल्प किया है। ओके, जिनके अंदर आरएनए और डीएनए है। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं और वो सीखते हैं। ओके, तो अब अपने को यही देखना है कि डीएनए के अंदर क्या क्या है। ओके, तो डीएनए आरएनए देखते हैं। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए जब हम देखते हैं तो उसके अंदर अपने को क्या मिलता है, फर्स्ट कंपोनेंट मिलते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या मिलते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस 4 भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद मिलते हैं मेरे को यहाँ पे पेंटोज शुगर। ओके, ये क्या है, पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज शुगर के बाद अगर बात करूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, आप देख सकते हो ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 मॉलिक्यूल्स है जो डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर मिलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये 3 ही मॉलिक्यूल्स है जो डीएनए मॉलिक्यूल का या आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये 3 ही है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो जो अपन अगर प्यूरिन मतलब नाइट्रोजनस बेस की बात करें, ओके, पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ओके, 2 स्ट्रक्चर है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन क्या चीज़ है वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की अपन बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो प्यूरिन एंड दिस इज पिरिमिडिन। ओके, आप देख सकते हो आराम से। अब यहाँ पे प्यूरिन क्या है, देख सकते हो डबल रिंग है, 6 कार्बन की 5 कार्बन की। देन पिरिमिडिन क्या है, ओनली 6 कार्बन की कार्बन रिंग है। ओके, अब कार्बन की रिंग तो ठीक है, लेकिन अपन क्या नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन ग्रुप इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ लगेगा, ओके, तो नाइट्रोजन ग्रुप लगता है कार्बन की जगह पे 1, 3, 7 एंड 9 नंबर के कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा। ओके, क्या लग जाएगा वहाँ पे, नाइट्रोजन ग्रुप। तो देख लो भले ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, 3, 4, 5, 6, देन दिस इज 7, 8 एंड 9। तो 1 नंबर के कार्बन की जगह पे क्या है, नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन एंड अगेन 9 नंबर पे नाइट्रोजन। सेम टू सेम 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन। तो ये क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बेसिक स्ट्रक्चर्स है। अगर अपन बात करें कि प्यूरिन के अंदर क्या है, तो प्यूरिन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, एंड अगर पिरिमिडिन की बात की जाए तो पिरिमिडिन के अंदर देखने को मिलते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड दिस इज थाइमिन। ओके, ये क्या है, थाइमिन। ओके, तो अब यहाँ पे जो थाइमिन स्ट्रक्चर है, यूरेसिल स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, इनका एग्जाम कई बार पूछ लेता है क्या, वो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। कोई भी पूछ सकता है। ओके, तो वो कैसे याद रखना अपने को, तो एडेनिन को याद करने के लिए आपको एक केमिकल नेम याद करना पड़ेगा, या फिर ऐड बोल सकते हैं कि एडेनिन का केमिकल नेम क्या है। तो आपको नाम याद करना पड़ेगा 6 एमिनो प्यूरिन। ओके, क्या याद करना पड़ेगा, 6 एमिनो प्यूरिन। मतलब 6 नंबर के कार्बन पे क्या लगाना है आपको, एमिन ग्रुप लगाना है। तो अपन को सबसे पहले एडेनिन या ग्वानिन बोले तो सबसे पहले आपको तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बनानी आनी चाहिए कि एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर आनी चाहिए 6 कार्बन की और 5 कार्बन की। ओके, फिर ये बनाने के बाद में आप उसके 6 नंबर के कार्बन पे क्या लगा दो, एमीन ग्रुप लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका एडेनिन। और अगर आपको ग्वानिन बनाना है तो क्या बनाओगे, ग्वानिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन। ओके, 6 ऑक्सो 2 एमिनो प्यूरिन। तो आप देख सकते हो 6 नंबर के कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप, और 2 नंबर के कार्बन में क्या है, नाइट्रो अमीनो ग्रुप। तो इस वजह से क्या बन गया, ये ग्वानिन बन गया। ओके, कोई लोड नहीं है।
फिर अपन साइटोसिन की मतलब पिरिमिडिन्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो पिरिमिडिन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या 5 कार्बन की है, अपन ने देखी है अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पिरिमिडिन के अंदर पूछ ले आपको साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन की स्ट्रक्चर, तो आपको कैसे याद रखनी है? तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर को कैसे याद रखोगे? CO2NH4। ओके, कैसे? तो सी यानी साइटोसिन, O यानी ऑक्सीजन, 2 यानी 2 नंबर का कार्बन, तो 2 नंबर के कार्बन में क्या लगा दिया आपने? ऑक्सीजन, एंड NH मतलब NH2। ओके, NH मतलब NH2 एमाइन ग्रुप कहाँ पे लगाना है? 4 नंबर के कार्बन पे। तो कहाँ लगा दोगे? आपके एमाइन ग्रुप लगा दो 4 नंबर के कार्बन पे, ये बन गया आपका साइटोसिन। ओके, फिर अगर आपको यूरिसिल बनाना है तो यूरिसिल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये भी याद करना पड़ेगा U420। ओके, U420 मतलब U यानी यूरेसिल, 4 एंड 2 नंबर पे क्या लगाना है आपको? ऑक्सीजन, क्योंकि 0 यहाँ पे कोई कार्बन नंबर नहीं है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? U420। तो 2 एंड 4 पे क्या लगा दो? ऑक्सीजन लगा दो, तो आपका क्या बन जाएगा? यूरेसिल बन जाएगा। ओके, सेम टू सेम थाइमिन। थाइमिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा तुमको, तुम याद करना पड़ेगा। ओके, तुमको क्या याद करना पड़ेगा? तुम याद करना पड़ेगा, खुद को याद करना है। ओके, तो T यानी थाइमिन है, U यानी यूरेसिल है। ओके, और M मतलब क्या है? मिथाइलेशन, मिथाइलीकरण कराना है यहाँ पे इसको। ओके, मतलब थाइमिन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना? यूरेसिल बनाना, और यूरेसिल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 420 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब जब प्यूरिन बन जाएगा, सॉरी यूरेसिल बन जाएगा। ओके, यूरेसिल बनने के बाद में उसका क्या कर दो? 5 नंबर के कार्बन पे मिथाइलेशन करा दो, बस ये बन गया आपका थाइमिन। ओके, तो आई थिंक आपको आ गया होगा। तो कुल मिला के DNA हो या RNA हो, वहाँ पर हमेशा आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसमें से अपन ने 2 देख लिए। ओके, प्यूरिन, पिरिमिडिन और फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है, या आपको याद करनी है। अब अपन बात करते हैं पेंटोज शुगर की। ओके, पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? 2 शुगर है, एक है ये वाली और एक है ये वाली। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक के नाम लिखा हुआ पेंटोज शुगर का नाम राइबोज शुगर, और एक का नाम लिखा है 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, तो ये क्या चीज़ है? तो इनको देखने से पहले एक मिनट मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ, जिससे आपके क्लियर हो जाए। ओके, तो अब अपन देखते हैं कि पेंटोज शुगर क्या चीज़ है। ओके, तो पेंटोज शुगर की अगर मैं बात करूँ तो पेंटोज शुगर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि 5 कार्बन होने चाहिए। ओके, तभी तो पेंटोज बनेगा। ओके, तो पेंटोज कार्बन के आप देख रहे हो कि कार्बन 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन लगा दिया ना अपन ने। ओके, तो 5वें कार्बन को क्या कर दिया? यहाँ पे बाहर लगा दिया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, ये है आपका 5th नंबर का कार्बन। ओके, आपको दिख रहा है क्लियर? तो अब यहाँ पे कार्बन लगाने के बाद में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल जो आपने लगा दिया। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, CH2 के साथ में OH, तो नीचे क्या आ जाएगा? H। ओके, फिर यहाँ पर OH है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? H। एक लाइन में पूरे के पूरे H आ जाएंगे यहाँ पे, तो नीचे क्या आ जाएंगे? OH। क्लियर? तो ये बन गया आपका पेंटोज शुगर। अब यही पेंटोज शुगर डी मतलब सेम टू सेम DNA में भी यूज़ होती है, लेकिन बस इतना सा फर्क होता है कि जो 2 प्राइम है, ओके, ये भी 2 प्राइम ही था, 2 नंबर का कार्बन मतलब 2 प्राइम। ओके, डैश नहीं पढ़ते, प्राइम पढ़ते। ओके, तो यहाँ पे जो 2 प्राइम है, इस 2 प्राइम के कार्बन के जो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रुप था, OH ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या मिलेगा? सिर्फ H। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन गायब हो गया, कौन सी जगह से? 2 नंबर इस कार्बन से। ओके, 2 नंबर के कार्बन से जब ऑक्सीजन गायब हो जाता है या डी ऑक्सीजन बोलते इस प्रोसेस को डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो गई। पहले ये राइबोज शुगर हुआ करती थी, लेकिन 2 प्राइम से अपन ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन ग्रुप, सॉरी ऑक्सीजन ग्रुप हटा दिया, तो इस वजह से क्या हो गया? डेफिशिएंसी हो गई, उसकी कमी हो गई। कमी होते ही क्या हो गए? डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। ओके, तो जब सीधा सा लॉजिक याद रखना है कि जब पेंटोज शुगर के 2 प्राइम पर OH मिले,
तो वो किसकी शुगर है? राइबोज शुगर, मतलब आरएनए की शुगर है। ओके, किसकी शुगर है वो? आरएनए की शुगर है। और अगर 2 प्राइम पर ओके सिर्फ एच मिले, ओके 2 प्राइम पर क्या मिल रहा है? एच मिल रहा है, तो वो कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसका मतलब वो किसके अंदर काम आएगी? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, डीएनए के अंदर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राइबोज शुगर किसके लिए काम आएगी? आरएनए के लिए, और डीऑक्सीराइबोज शुगर काम आएगी डीएनए के लिए। ओके, तो डीएनए हो या आरएनए हो, कितने मॉलिक्यूल है उसके अंदर? सिर्फ 3 मॉलिक्यूल है, और 3 मॉलिक्यूल मिल के क्या बना रहा है अपना? डीएनए और आरएनए। ओके, जिनकी वजह से जैसे डीएनए आरएनए बने तभी लाइफ स्टार्ट हुई है जिन ओके उसी को बोल सकते हैं कि लाइफ स्टार्ट। ओके, तो वो बना के बढ़ते हैं। तो अपन ने 3 मॉलिक्यूल देखे। तो फर्स्ट ऐसा नहीं था कि तीनों मॉलिक्यूल बने और एक साथ में जुड़ गए, नहीं ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल जुड़े थे वो कौन से थे नेचर के अंदर? नाइट्रोजनस बेस। ओके, सबसे पहले कौन जुड़ा था? नाइट्रोजनस बेस के अंदर। ओके, फिर उसके साथ जुड़ा था पेंटोज शुगर। मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़े और एक बॉन्ड बनाया। उस बॉन्ड का क्या नाम था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस नाम का याद रखना है। कौन सा बॉन्ड है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो जैसे टाइम बीतता गया तो इनके कांटेक्ट में कौन आया? फॉस्फेट ग्रुप आया। ओके, फॉस्फेट ग्रुप जैसे आता है तो यहाँ पर क्या बन गया? 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में और बना दिया अपना न्यूक्लियोटाइड। ओके, पहले ये क्या हुआ करता था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बनने की वजह से सिर्फ न्यूक्लियोसाइड हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी आके जुड़ गया। इस वजह से ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब ये है अपना न्यूक्लिक एसिड का, मतलब डीएनए या आरएनए का क्या है? यूनिट। ओके, यही है यूनिट, यही बन रही है। ओके, जो डीएनए आरएनए को पूरा पूरा बनाएगी। आगे देखते हैं अपन कैसे। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर कोई भी हो सकती है। अगर आरएनए बनाना है तो पेंटोज शुगर होगी 2 प्राइम पर OH वाली आरएनए के लिए, और अगर 2 प्राइम पर H है तो मतलब शुगर किसकी है? डीएनए बनाएगी। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखते हैं अपन। ये देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि आपने नाम भी सुना होगा। क्या नाम सुना है? AMP, TMP, CMP, GMP, UMP। ओके, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, सी मतलब साइटोसिन, जी मतलब ग्वानिन, यू मतलब यूरेसिल। एम मतलब क्या है? मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब एक। ओके, ए पी क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है? पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर के अंदर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ 2 प्राइम पर, ओके 2 प्राइम पर अगर OH है तो किसकी शुगर है? राइबोज की। मतलब क्या बनाएगी? आरएनए। अगर यहाँ पर 2 प्राइम पर H है तो किसकी शुगर बनाएगी? डीएनए की। ओके, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। ओके, जो भी है। अब यहाँ पर पेंटोज शुगर के साथ में क्या जुड़ा है? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो जोड़ते हैं वो कौन से बंध से जोड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध से जोड़ते हैं। ओके, ये ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ा है। अब ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ तो गया है, लेकिन ये जो बेस है कौन सा जुड़ेगा? कोई भी जुड़ सकता है जिनमें से। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। मतलब एडेनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है। ओके, लेकिन अब इस पेंटोज शुगर के साथ में जो इसका 5 प्राइम कार्बन है, ये ओके 5 नंबर का कार्बन है यहाँ पे। इस कार्बन से अगर ओके इस कार्बन से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, कितना फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है? सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो क्या बनेगा? अगर यहाँ पे एडेनिन है ओके और एक फॉस्फेट ग्रुप है
तो क्या जुड़ा है, AMP बन गया। ठीक है, क्या बना, एडेनिन एक फॉस्फेट ग्रुप तो AMP। अगर यहाँ पे थाइमिन है, ओके, यहाँ पे थाइमिन है नाइट्रोजनस बेसिस में और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो क्या बन जाएगा, TMP। अगर साइटोसिन है और एक फॉस्फेट ग्रुप है तो CMP। अगर ग्वानिन है एक फॉस्फेट ग्रुप है तो CMP। ऐसे बन जाएगा। ऐसे क्या बनेंगे, TMP, GMP, CMP, UMP सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका मैं फॉस्फोराइलेशन करा दूँ, क्या करा दूँ, इसका मैं फॉस्फोराइलेशन करा दूँ और फॉस्फोराइलेशन कराते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, ओके, ये पूरा जुड़ जाएगा। तो जैसे ही AMP के अंदर अगर मैं एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा दूँ तो क्या बन जाएगा, ADP, ओके, और उसके अंदर में एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा दूँ तो क्या बन जाएगा, ATP। ओके, आई थिंक अब समझ आ गया कि ATP कैसे बनी है। सबसे पहले एडेनिन पेंटोस शुगर, ओके, एडेनिन पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप AMP बना, फिर उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फिर उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, 3 फॉस्फेट ग्रुप हुए तो क्या बन गया, ATP। ऐसे ही थाइमिन ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़े, TMP, फिर TDP, फिर TTP। ऐसे CMP है, CDP, एक और फॉस्फेट ग्रुप CTP, ओके, फिर एक और ग्रुप ले लो, GMP है, GMP के साथ में एक और फॉस्फेट ग्रुप तो GDP, एक और फॉस्फेट ग्रुप तो GTP। UMP क्या बन जाएगा, UDP, एक और फॉस्फेट ग्रुप UTP। तो ये सारे के सारे ट्राइफॉस्फेट्स है जो DNA RNA बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, यही है न्यूक्लियोटाइड जो अपन एनर्जी की सोर्स बोलते हैं ना, कि ATP एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पे DNA बनाने में काम आते हैं। लेकिन DNA में जो काम आती है, ओके, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे DNA बनाने के लिए जो शुगर जो होगी, ओके, उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो, जो ATP है, CTP है, GTP है, UTP है, TTP है, इनमें से कौन कौन सी क्या क्या बनाएगी। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूँ RNA में काम आने वाली न्यूक्लियोटाइड्स और एक तरफ लिख रहा हूँ DNA में काम आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपने सुना होगा DNA के अंदर यूरेसिल नहीं होता, ओके, तो DNA के अंदर यूरेसिल भी नहीं होता है और शुगर कैसी होती है, डीऑक्सी होती है। तो डीऑक्सी ATP, डीऑक्सी CTP, डीऑक्सी GTP और डीऑक्सी TTP, ये होते हैं DNA के अंदर जो बनाने में इसको मदद करेंगे, ओके। और फिर अगर मैं बात करूँ सिर्फ ATP की, CTP की, GTP की और UTP की, ये काम आते हैं RNA बनाने में, ओके। तो जब भी आपको DNA बनाना है तो आपको ये न्यूक्लियोटाइड यूज़ करने पड़ेंगे, डीऑक्सी वाले, ओके, डीऑक्सी लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है 2 प्राइम पर पेंटोस शुगर के अंदर, ठीक है। और जब भी आप RNA बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड यूज़ करोगे तो कौन से यूज़ करोगे, ये वाले यूज़ करोगे। सब के सब कॉमन है, 3 के 3, ATP, CTP, UTP, सॉरी GTP कॉमन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ जाता है, TTP और UTP का, क्योंकि DNA के अंदर थाइमिन मिलता है और RNA के अंदर यूरेसिल मिलता है, ठीक है। अब देखते आगे। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पढ़े। अब उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के DNA कैसे बनता है, ये देखो, ये अपना DNA बना, ओके। तो DNA कैसे बना, तो देखो कि ये है अपना एक न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलता हूँ मैं CTP है, ओके, DCTP, डीऑक्सी CTP है ना। तो ये CTP है जिसका देख लो, ये पेंटोस शुगर है जिसके 2 प्राइम पर क्या है, H लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2 प्राइम पर क्या है, H है, ओके। ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसका कितने फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ओके, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये साइटोसिन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तभी तो मैंने बोला DCTP, देख के बोला, साइटोसिन को देख के तो बोला DCTP, ओके। तो यहाँ पर साइटोसिन और ये आपस में जुड़े हुए कौन सा बंद है, ये वाला याद करो, ये है ग्लाइकोसिडिक बंद, ओके, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये। अब ये पेंटोस शुगर से जुड़ा और इसके 3 प्राइम पर क्या मिलता है, हमेशा 3 प्राइम पर तो OH ही मिलेगा, भले वो DNA की शुगर हो या RNA की शुगर हो, 3 प्राइम पर हमेशा क्या मिलेगा, OH, ओके, ये फिक्स है
3 प्राइम पर हमेशा OH और 5 प्राइम पर हमेशा क्या मिलेगा, फॉस्फेट। क्लियर, ये पॉइंट तो फिक्स है। जो मान लो ये न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले था, ठीक है, अब इसके पीछे एक और न्यूक्लियोटाइड आया, ये वाला, ओके, ये न्यूक्लियोटाइड इसके पीछे आया। जो न्यूक्लियोटाइड पहले से था उसे क्या बोलते हैं अपन, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही है, मतलब पहले से ही है, प्री एग्जिस्टिंग है। जो बाद में आया उसे बोलते हैं पोस्ट एग्जिस्टिंग, जो बाद में आया, ओके। तो आपको याद रखना है जो न्यूक्लियोटाइड पहले से था, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, जो न्यूक्लियोटाइड पहले से है उसके हमेशा 3 प्राइम पर क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए। 3 प्राइम पर क्या होना चाहिए, OH। और जो पोस्ट एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है, बाद में जो आ रहा है, उसके हमेशा 5 प्राइम पर क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। ये होगा तभी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ पाएंगे, ओके। कैसे, तो देखो इसका 3 प्राइम पर OH है, ओके, और इसके 5 प्राइम पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है कि नहीं है, ओके। अभी एक ही लगाया हुआ है, एक मैंने दूसरा और तीसरा भी जोड़ दिया, ठीक है। जिससे आपको ट्राइफॉस्फेट्स क्लियर रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही प्री एग्जिस्टिंग, मतलब ऊपर वाले के ऊपर 3 प्राइम पर OH मिलता है और नीचे वाले के 5 प्राइम पर क्या मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप मिलते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ओके। जैसे ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर ये दो फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहाँ से दो फॉस्फेट ग्रुप को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, जिससे क्या बोलते हैं अपन, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, पायरोफॉस्फेट। तो जब आपको याद रखना, जब जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, जब जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, तब तब पायरोफॉस्फेट निकलेगा। और जो जुड़े हैं, जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, उस बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है उसका, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ओके। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, तो वापस बता देता हूँ, दो न्यूक्लियोटाइड जब होंगे हमेशा ऊपर वाला और नीचे वाला, ओके। तो इसके तो 2 प्राइम पर हमेशा H होगी और 3 प्राइम पर OH होगा, ये ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर मान लो एडेनिन, ओके, ये ऑक्सीजन। मैंने बोला दूसरा एक और है जो आया, ट्राइफॉस्फेट, और 3 प्राइम पर हमेशा OH, यहाँ पर 2 प्राइम पर H। तो अब क्या होगा, ये जो 3 प्राइम पर जो OH है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ये तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ से इसको रिलीज कर देगा, पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर देगा, ओके। पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर दिया, लेकिन ये तो आपस में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये जुड़ गया। ये जो बॉन्ड बनाया इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, ओके। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे और चेन बनाते जाएंगे, ओके। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे, चेन बनाते जाएंगे, और हमेशा दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा उसकी क्या कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसके 3 प्राइम पर क्या चाहिए, OH, और जो पोस्ट एग्जिस्टिंग है जो बाद में आएगा उसको क्या चाहिए, 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप। बस अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, ओके। लंबी चेन बन जाएगी। लेकिन खास बात क्या रहेगी, खास बात ये रहेगी कि शुरुआत में जो हमेशा 5 प्राइम रहेगा वो फॉस्फेट वाला रहेगा, और कितनी भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ लो वो हमेशा लास्ट में 3 प्राइम OH ही देगा कि नहीं देगा। तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, 5 प्राइम फॉस्फेट से होगी, और ख़त्म हमेशा कहाँ पे होगा, 3 प्राइम OH पे होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो आप देखो कि DNA का जो फॉर्मेशन हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ है कि नहीं हुआ, 5 प्राइम से 3 प्राइम हुआ है, ओके। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि DNA हो या RNA हो, फॉर्मेशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ था और चलता चलता यहाँ तक आ गया, ये स्ट्रैंड पूरा का पूरा बन गया, लास्ट में क्या मिलेगा, हमेशा 3 प्राइम पर OH, ओके। तो ये एक स्ट्रैंड बना, फिर सेम टू सेम उसका सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। वो कैसे बनेगा वो देखेंगे अपन जब अगला नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा, कैसे एडेनिन के साथ में थाइमिन जोड़ता है, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन जोड़ता है, ठीक है।
तो अभी सिर्फ आपको इतना दिखना है कि डीएनए का स्ट्रैंड बना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके सामने बन जाएगा। कैसे बनेगा? ऑपोजिट बनेगा। 5 प्राइम पे फॉस्फेट और लास्ट में 3 प्राइम पर OH हमेशा। तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री चल रहे कि नहीं चल रहे, उल्टे चल रहे कि नहीं चल रहे। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। ओके, एक अगर ऐसे जाता है तो दूसरा उसके ऑपोजिट से जाएगा। ओके, क्लियर? तो आई थिंक आपको ये बॉन्ड चीज समझ में आ गई होगी। दो ही चीज है। ओके, मतलब दो चीज है। कौन सी? बॉन्ड की। डीएनए के अंदर मेनली 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन शुरुआत में अपन अभी 2 पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर मिलता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में। ओके, वापस लिख देता हूँ मैं। पेंटोस शुगर, ओके, और नाइट्रोजनस चारक, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब 3 प्राइम और 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो 2 बॉन्ड है। और जब से ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है तब से डी लाइफ के अंदर या डीएनए के फॉर्मेशन को स्टेबिलिटी मिली है। ओके, और जब से डीएनए क्या हुआ है? स्टेबल हुआ है और उसने आगे चीज़ें बनाना सीखा है। मतलब लाइफ का ओरिजिन जो पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था, वो यही था कि हाँ अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ना सीख गए और डीएनए बनाना सीख लिया, और डीएनए बनते ही अपनी लाइफ स्टार्ट। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये जो डीएनए अपन ने बनाया मॉलिक्यूल लेवल पे, ओके, ये वही है। और जो 2 स्ट्रैंड जो होते, एक स्ट्रैंड ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दोनों कॉम एंटी पैरेलल, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, कैसी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दोनों स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये वाला, और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये वाला। ओके, दोनों एंटी पैरेलल। इनके बीच में जो यहाँ पे बॉन्डिंग है ये सारे की सारी कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो अपन देखेंगे बाद में। ये तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लैडर लाइक है, लेकिन एग्जैक्टली जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? ऐसे डबल हेलिकल होता है। ओके, कैसी फॉर्म में? हेलिक्स फॉर्म में होता है। ओके, तो ये डीएनए अपना हेलिक्स फॉर्म में है, मिलता है वो देखते हैं। तो डीएनए एग्जैक्टली अपने को देखते हैं कि ये तो ओपन फॉर्म है। ये क्या है? ओपन फॉर्म है डीएनए की। तो जैसे जैसे ये डबल हेलिक्स क्लियर होता जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल होता जाता है, तो पैकेजिंग होगी उसकी। ओके, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा है। अगर आप डीएनए को अगर ओपन कर लो, अपनी बॉडी का सारा डीएनए, ओके, अगर अपने बॉडी का सारा डीएनए को अगर आप कलेक्ट कर लो और आपस में जोड़ लो, तो आप अर्थ से मून तक 7 राउंड लगा सकते हो आराम से। ओके, आराम से जा सकते हो। ओके, पूरा अर्थ से मून तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा डीएनए अपनी बॉडी के अंदर। और सेल कितनी है? दिखती भी नहीं है। एक पॉइंट के अंदर अगर मानो इस पॉइंट के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सेल है, तो सोच लो सेल कितनी छोटी होगी, तो डीएनए कितना बड़ा होगा। सिर्फ अगर मैं एक सेल की बात करूँ, ओके, सिर्फ अगर मैं एक सेल की बात करूँ, उसके अंदर अगर डीएनए की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अपने की बॉडी के साइज से बड़ा है, 2 मीटर, ऑलमोस्ट 2 मीटर लंबा डीएनए सिर्फ एक सेल के अंदर। तो उस इतने बड़े 2 मीटर के डीएनए को एक छोटी सी सेल के अंदर बंद करना है, तो उसको पैक करना होगा कि नहीं? पैक करना पड़ेगा। तो पैक करने के लिए इस डीएनए के अंदर 3 लेवल की पैकेजिंग होती है। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल, 3 लेवल की पैकेजिंग है यहाँ पे। और पूरा का पूरा डीएनए पैक होता है और क्या बना के देता है अपने को? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ओके, ये गुणसूत्र जो बने हैं ये है डीएनए। डीएनए का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, या डीएनए का पूरा एकदम पैकिंग फॉर्म है। ओके, कहीं कहीं जैसे कन्फ्यूजन में रहते हैं, डीएनए अलग है और क्रोमोसोम अलग होता है। कई बताते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, नहीं, अरे क्रोमोसोम ही डीएनए का बना हुआ है, बस आपने पैक कर लिया है। ठीक है, कैसे? जैसे मतलब पतंग उड़ाते, फिरकी वगैरह यूज़ करते, तो मांझा जब अपन उड़ाते तो मांझा फैला देते, ठीक है, और जब अपन पतंग उड़ाने के बाद वापस मांझे को फिरकी पे लपेट देते हैं तो क्रोमोसोम बन जाएगा। ओके ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब क्रोमोसोम कौन से सेल के अंदर मिलेगा? ऐसा कोई डिटरमाइन नहीं, हर एक सेल के अंदर अपने को क्या मिलेगा? क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, मतलब डीएनए मिलेगा हर एक सेल में। भले आप बॉडी की कोई भी सेल उठा लो, यहाँ से कहीं से भी कोई भी सेल उठा लो, ओके, हर एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है,
और हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और हर एक क्रोमोसोम्स क्या बनाता है, डीएनए। ओके, यही है वो पैकेजिंग जो आप देख रहे हो। इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा बाद में जब टॉपिक आएगा। तो अभी आपको ज़्यादा बढ़ाने का नहीं था, लेकिन आपको एक बार आइडिया देना था कि चीज़ क्या है। ओके, तो बेसिकली अपन ने चीज़ देखी कि डीएनए क्या है और कैसे ये बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। अब पढ़ेंगे अपन डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो अपन ने हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ा है, और डीएनए और क्या क्या खास बातें होती है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते बाद में, टेक केयर।